हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम देखने वाले हैं स्टैंडर्ड 7 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 9, डायरेक्ट प्रोपोर्शन एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। और प्रैक्टिस सेट 38 देखने के पहले हम इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होता है वो सीखते हैं, फिर उसके डिपेंड जो एग्जाम्पल से वो सॉल्व करते हैं प्रैक्टिस सेट के। लास्ट वीडियो में हमने डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है वो देखा, फिर प्रैक्टिस सेट के एग्जाम्पल सॉल्व किए थे प्रैक्टिस सेट 37 के। आपने नहीं देखा है तो वो जाके देखो, फिर आप इनवर्स प्रोपोर्शन का वीडियो देखो, क्योंकि डायरेक्ट प्रोपोर्शन आपको समझ गया तो इनवर्स प्रोपोर्शन वो समझने के लिए ईजी जाएगा। तो पहले आप डायरेक्ट प्रोपोर्शन का डेफिनेशन लर्न करके एग्जाम्पल्स सॉल्व करो, फिर इनवर्स प्रोपोर्शन देखते हैं। सो इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होता है? इनवर्स प्रोपोर्शन इज अ रिलेशन बिटवीन टू क्वांटिटीज वेयर वन इंक्रीजेस एज द अदर डिक्रीजेस। मीन्स डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या होता था, दो क्वांटिटी में से एक बढ़ गई तो दूसरी भी बढ़ती थी, एक डिक्रीज हो गई तो दूसरी भी डिक्रीज होती थी। तो यहाँ इनवर्स में क्या है, उसके अपोजिट है। वन क्वांटिटी इंक्रीज हुई तो दूसरी क्या होती है, डिक्रीज होती है, और दूसरी डिक्रीज हुई तो पहली डिक्रीज हुई तो दूसरी क्या होती है, इंक्रीज होती है। वाइस वर्सा मीन्स पहली डिक्रीज हुई तो दूसरी इंक्रीज होती है, पहली इंक्रीज हुई तो दूसरी वाली क्वांटिटी डिक्रीज होती है। और डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या था, रेशो जो है उनका कांस्टेंट रहता था। और इनवर्स प्रोपोर्शन में क्या कांस्टेंट आता है, जो प्रोडक्ट ऑफ टू क्वांटिटीज़ और वेरिएबल जो है वो कांस्टेंट आता है। ये सिर्फ डेफिनेशन में याद रखना है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में रेशो कांस्टेंट होता है और इनवर्स प्रोपोर्शन में प्रोडक्ट ऑफ क्वांटिटी जो है वो कांस्टेंट आता है। ओके, यह है इनवर्स प्रोपोर्शन की डेफिनेशन। अभी हम देखते हैं प्रैक्टिस सेट 38। प्रैक्टिस सेट 38, उसमें फर्स्ट एग्जांपल दिया है, 5 वर्कर टेक 12 days टू वीड अ फील्ड। हाउ मेनी डेज वुड 6 वर्कर टेक? हाउ मेनी डेज वुड 15 वर्कर्स टेक? मतलब 5 वर्कर्स 12 दिन में एक फील्ड वीड करते हैं। वीड करना मतलब जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं उसको निकालना, ग्रास जो होता है वो निकालना। तो काम करने के लिए, फील्ड का काम करने के लिए 5 लोगों को 12 दिन लगते हैं। तो हमें क्या पूछा है, हाउ मेनी डेज वुड 6 वर्कर टेक्स? 5 वर्कर्स में से 6 वर्कर की अभी एक वर्कर बढ़ाया तो क्या हो जाएगा, हमें और कम दिन लगे, क्योंकि ये क्या है, इनवर्स प्रोपोर्शन है। सो इनवर्स प्रोपोर्शन के लिए हम क्या करते हैं, 6 वर्कर के लिए कितने डेज लगते हैं, हम एज्यूम करते हैं x डेज लगते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, लेट 6 वर्कर्स टेक x डेज। ओके, सो हम एक टेबल बनाते हैं। कैसा है, नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हैं और नंबर ऑफ डेज कितने हैं। मतलब जब 5 वर्कर्स होंगे, 5 वर्कर्स के लिए कितने दिन लगते हैं, 12 दिन लगते हैं। तो 6 वर्कर्स के लिए कितने दिन लगेंगे, x दिन लगेगी। ये हो गया हमारा चार्ट। ऐसे एक चार्ट बनाते हैं तो हमें सॉल्व करने के लिए इजी जाएगा। कैसे इजी जाएगा, देखो हमें डेफिनेशन में क्या देखा, प्रोडक्ट, इनवर्स प्रोपोर्शन में प्रोडक्ट जो है वो कांस्टेंट रहता है। मतलब 6 मल्टीप्लाइड बाय x इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड बाय 12। 5 वर्कर्स को 12 दिन लगते हैं, मतलब प्रोडक्ट किया दोनों का, और 6 वर्कर को x दिन लगते हैं। अब x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कैसे करेंगे, x इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड बाय 12 अपॉन 6। ये 6 मल्टीप्लाइड था, यहाँ पे आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड होगा। 6 से डिवाइड करते हैं, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 10, और 5 इंटू 2 क्या आएगा, x इज इक्वल टू 5 2 ज़ा 10। सो 6 वर्कर्स को कितने दिन लगेंगे, 10 दिन में वो 6 वर्कर काम करेंगे। तो इसका आंसर क्या आएगा, आंसर 6 वर्कर्स
6 workers will take 10 days. सिमिलरली हमें और क्या पूछा है, हाउ मेनी डेज वुड 15 वर्कर्स टेक. 6 वर्कर के लिए 10 दिन लगेंगे और 15 वर्कर्स के लिए कितने दिन लगेंगे वो कैलकुलेट करते हैं. अभी कैसे करेंगे, सिमिलरली जैसे 6 वर्कर्स को किया वैसे ही सेम मल्टीप्लिकेशन हम किसके लिए करेंगे, 15 वर्कर्स के लिए. सिमिलरली 15 वर्कर्स को कितने दिन लगेंगे, जब 5 वर्कर्स को 12 दिन लगते हैं, 12 दिन लगते हैं. x इज इक्वल टू ये 15 मल्टीप्लाइड उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा. फिर 5 से डिवाइड करते हैं, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15. 3 के टेबल में 12 आता है, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12. x इज इक्वल टू 4. x की वैल्यू क्या मिल गई हमें, 4. सो आंसर में क्या लिखेंगे हम, आंसर 15 वर्कर्स विल टेक 4 डेज. 16 वर्कर्स को कितने दिन लगेंगे, 4 दिन में वो काम कर देंगे. ओके. सेकेंड एग्जाम्पल, मनोहर राव took 10 days to finish a book reading 40 pages every day. How many pages must he read in a day to finish it in 8 days? ओके, मतलब क्या दिया है, यह मनोहर राव 10 दिन में बुक फिनिश करता है, रीडिंग 40 पेजेस एवरी डे. एक दिन में 40 पेजेस रीड करके पूरा बुक फिनिश करने के लिए कितने दिन लगते हैं मनोहर राव को, 10 डेज लगते हैं. सो हाउ मेनी पेजेस मस्ट ही रीड इन अ डे टू फिनिश इट इन 8 डेज. सो 10 डेज में ख़त्म करने के जगह 8 डेज में ख़त्म करना है तो कितने पेजेस रीड करने पड़ेंगे मनोहर राव को एक दिन में. ऐसे कितने पेज रीड करते हैं वो, 40 पेज रीड करते हैं 10 डेज में ख़त्म करने के लिए. तो बुक जो 8 डेज में ख़त्म करना है तो कितने पेजेस रीड करने पड़ेंगे. तो हम क्या एज्यूम करते हैं, x पेजेस रीड करने पड़ेंगे 8 डेज में ख़त्म करने के लिए, रीडिंग फिनिश करने के लिए. तो हम क्या लिखेंगे, x लेट x पेजेस बी read to complete book in 8 days. 8 डेज में अगर रीडिंग कंप्लीट करना है तो कितने पेजेस से रीड करने पड़ेंगे एक दिन में, x. तो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो हम लास्ट एग्जांपल में जैसे टेबल बनाया था वैसे टेबल बनाते हैं, पेज रीड पर डे, पेजेस रीड and number of days to complete book. तो बताओ कितने पेजेस रीड करते हैं वो एक दिन में, 40. तो कितने दिन लगते हैं, नंबर ऑफ डेज बुक रीड करने के लिए 10 डेज लगते हैं. ओके. सो 8 डेज में बुक रीड करने के लिए कितने पेजेस रीड करने पड़ेंगे वो हमें फाइंड आउट करना है, x. सो हमें अभी ये इनवर्स प्रोपोर्शन है, इनवर्स प्रोपोर्शन का एग्जांपल सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है. जैसे कि x मल्टीप्लाइड बाय 8 इज इक्वल टू 40 मल्टीप्लाइड बाय 10. x कैलकुलेट करना है, 8 उस साइड में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा. 8 यहाँ पे मल्टीप्लाइड है, इस साइड में जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा. देयरफॉर डिवाइड करते हैं, 8 1 ज़ा 8, 8 5 ज़ा 40. ओके. 8 के टेबल में 40 आता है, 5 मल्टीप्लाइड बाय 10 हो जाएगा 50. तो x की वैल्यू क्या आ गई,
50। तो आंसर क्या लिखेंगे? आंसर 50 pages should be read to complete reading a बुक। पूरा बुक 8 days में कंप्लीट करना है, तो एक दिन में कितने पेजेस रीड करने पड़ेंगे? 50 पेजेस रीड करने पड़ेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल, मैरी साइकिल्स एट द स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर। हाउ लॉन्ग विल शी टेक टू रीच हर आंट्स हाउस विच इज़ 12 किलोमीटर अवे? How long will she take if she cycles at the speed of 4 किलोमीटर पर आवर? मतलब एग्जाम्पल में क्या दिया है देखो, मैरी साइकिल्स एट द स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर। मैरी साइकिलिंग करती है, उसका स्पीड है 6 किलोमीटर पर आवर। एंड हाउ लॉन्ग विल शी टेक टू रीच हर आंट हाउस विच इज़ 12 किलोमीटर अवे। सो 12 किलोमीटर डिस्टेंस जाने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा, ये पूछा है हमें। हम क्या करेंगे, उसको एक्स अज्यूम करते हैं। एंड हाउ लॉन्ग शी विल टेक इफ़ शी साइकिल्स एट द स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर। 6 किलोमीटर पर आवर के स्पीड में उसको कितना टाइम लगेगा, और 4 किलोमीटर पर आवर के स्पीड में उसको कितना टाइम लगेगा कहाँ पे जाने के लिए? 12 किलोमीटर डिस्टेंस जाने के लिए। आंट का हाउस कितने किलोमीटर है? 12 किलोमीटर। तो हम अज्यूम करते हैं उसको 6 किलोमीटर पर आवर के स्पीड में 1 आवर्स लगेंगे, और 4 किलोमीटर पर आवर के स्पीड में उसको कितने आवर्स लगेंगे? 1 आवर्स लगेंगे। सो लेट she take X hours to cover 12 kilometer at speed कितना लेते हैं हम? 6 किलोमीटर पर आवर। एंड X अज्यूम किया, अभी अज्यूम करते हैं Y hours to cover 12 किलोमीटर। यहाँ पे क्या दिया है? शी टेक इफ शी साइकिल्स एट द स्पीड, सेम डिस्टेंस बोला है यहाँ पे। सो हम क्या लिखेंगे? 12 किलोमीटर टू 12 किलोमीटर एट स्पीड। हाउ मच स्पीड इज़ देयर? 4 किलोमीटर पर आवर। सो फिर हम टेबल बनाते हैं, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। 3 चीज़ें यहाँ पे दिए हैं। क्या स्पीड है? 6 किलोमीटर पर आवर एंड 4 किलोमीटर पर आवर। X आवर्स टू कवर 6 किलोमीटर स्पीड को कितने? X, और 4 किलोमीटर के लिए कितने? Y आवर्स लगते टाइम। और डिस्टेंस दोनों का भी क्या है? 12 किलोमीटर 12 किलोमीटर। ये बन गई हमारी टेबल। ओके, एक बार टेबल बन गई, हम सिर्फ क्या करते हैं, प्रोडक्ट लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा प्रोडक्ट? हियर स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। यहाँ पे देख सकते हैं, इसका मल्टीप्लिकेशन किया तो डिस्टेंस की वैल्यू कांस्टेंट है हमारे पास। सो इनवर्स प्रोपोर्शन में क्या होता है? प्रोडक्ट कांस्टेंट आता है। यहाँ पे 12 इज़ अ कांस्टेंट, ओनली दिस वैल्यूज कैन बी चेंज। सो हम क्या करते हैं? 6 मल्टीप्लाइड बाय एक्स इज इक्वल टू 12 एंड 4 मल्टीप्लाइड बाय वाई
इज इक्वल टू 12। सो क्या करेंगे, देयरफॉर x इज इक्वल टू 12/6, x इज इक्वल टू 6 2 ज़ार 12, 6 1 ज़ार 6, 6 2 ज़ार 12। यहाँ पे y इज इक्वल टू 12/4, देयरफॉर y इज इक्वल टू 4 1 ज़ार 4, 4 3 ज़ार 12, x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3। सो आंसर में क्या लिखेंगे, मैरी टेक्स, x की वैल्यू क्या है 2 hours एट स्पीड ऑफ, x की वैल्यू 2 है मतलब स्पीड क्या आएगा 6 किलोमीटर पर आवर, एंड शी टेक्स, y की वैल्यू क्या है 3 hours एट स्पीड ऑफ, y का स्पीड क्या है 4 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट एग्जाम्पल, द स्टॉक ऑफ ग्रेन इन अ गवर्नमेंट वेयरहाउस लास्ट 30 days फॉर 4,000 people. How many days will it last for 6,000 people? मीन्स एक गवर्नमेंट वेयरहाउस में स्टॉक ऑफ ग्रेन जो है वो 30 days के लिए जाता है 4,000 पीपल के लिए। सो 6,000 पीपल हो गए तो कितने दिन तक जाएगा वो स्टॉक ऑफ ग्रेन्स, वो हमें कैलकुलेट करना है। तो हम क्या अज्यूम करते हैं, लेट द स्टॉक ऑफ ग्रेन्स लास्ट फॉर x days फॉर द 6,000 पीपल। हम पहले वो अज्यूम करते हैं, लेट द स्टॉक ऑफ ग्रेन लास्ट फॉर x days फॉर 6,000 पीपल। सो हमारे पास टेबल की वैल्यूज क्या आएंगी, नंबर ऑफ पीपल एंड नंबर ऑफ डेज। नंबर ऑफ पीपल कितने हैं 4,000 पीपल्स के लिए 30 days, तो 6,000 पीपल के लिए कितने डेज लगेंगे x days। ये हो गया हमारा टेबल। अभी टेबल बन गया क्या करने का, प्रोडक्ट इज कांस्टेंट इन इनवर्स प्रोपोर्शन। सो क्या आएगा 4,000 मल्टीप्लाइड बाय 30 इज इक्वल टू 6,000 मल्टीप्लाइड बाय x, इन दोनों का प्रोडक्ट और इन दोनों का प्रोडक्ट। फिर क्या करते हैं, साइड चेंज करते हैं, x को इस साइड मिलाते हैं और इसको इस साइड में। सो x फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, 4,000 मल्टीप्लाइड बाय 30 डिवाइडेड बाय 6,000। अभी क्या करते हैं, डिवीजन में 0 0 0 0 0 0 कैंसल, तो क्या बचेगा x इज इक्वल टू 4 3 ज़ार 12 एंड 1 0 डिवाइडेड बाय 6। अभी 6 से डिवाइड करते हैं, 6 1 ज़ार 6, 6 2 ज़ार 12 एंड 0, x की वैल्यू क्या आ गई 20। सो फाइनल आंसर क्या आएगा, स्टॉक ऑफ ग्रेन विल लास्ट फॉर, देयरफॉर स्टॉक ऑफ ग्रेन will last for 20 days. Okay, so in this way we completed the practice set 38. Thank you.